नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा चल रही है इसका नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। कई प्रकार के सवाल आपके मन में निश्चित रूप से होंगे। पहला सवाल तो ये होगा कि जो प्रश्न हमारी शिफ्ट में गलत आए हैं उनका क्या होगा, हमको किस तरह से लाभ मिलेगा। दूसरा सवाल ये है कि आपके अगर अंक अच्छे हैं, जैसे कि 75, 80, 82 अंक भी आए हैं, लोगों ने कमेंट करके बताया और कह रहे हैं कि हमें डर है कि कम ना हो जाए, तो ये भी एक डर है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक कम होंगे या बढ़ेंगे। तरह तरह की बातें हैं मन में, उन सभी बातों को हम आज उनका निराकरण करने वाले हैं, सभी समस्याओं का समझने वाले हैं कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम देखते हैं गलत प्रश्नों को लेकर। अगर परीक्षा में गलत प्रश्न आ जाएं तो उसका समाधान क्या है। मान लीजिए एक श्रीमान आ है और एक श्रीमान बा है, समझ रहे आप। प्रश्न क्रमांक 1, दोनों ने एक ही शिफ्ट में पेपर दिया और इन्होंने प्रश्न क्रमांक 1 में जो 4 ऑप्शन थे ए, बी, सी, डी, इन्होंने ए लगा दिया। इनके में जो 4 ऑप्शन थे ए, बी, सी, डी, इन्होंने बी लगा दिया। जो अभी चेक हो रही है आपकी आंसर शीट, तो कुछ ना कुछ सिस्टम में सेट होगी ही, जिससे कि अभी आपके अंक आ जाते हैं और उसमें गलतियां भी हैं, तो स्वाभाविक है इनका सुधार भी होगा। तो की कमेटी की रिपोर्ट आती है, बाद में पता चला कि इन्होंने अभी इनका ए सही बता दिया कंप्यूटर सिस्टम ने और इनको अंक दे दिए मान लीजिए 71। सेम प्रश्न का सेम शिफ्ट में इन्होंने बी लगाया था, इनको बी को गलत मान लिया कंप्यूटर ने, तो इनको अंक इनके आए हैं 70। अब इतनी बात समझ पाए। की कमेटी की रिपोर्ट के बाद जब ये साबित हुआ कि भाई साहब इस प्रश्न का आंसर असल में बी ही था, क्या था, ए नहीं था, बी था, तो इनका एक अंक कम हो जाएगा। इनके कितने बचेंगे फिर 70 और इनका एक अंक बढ़ जाएगा, इनके हो जाएंगे 71। एक प्रक्रिया यह होती है। दूसरा नियम इसका यह होता है कि देखिए, हम एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को ही आधार मान रहे हैं, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं, 100 ही अंकों की होती है, कोई भी नकारात्मक मूल्यांकन या माइनस मार्कें नहीं होती है। अगर किसी के 60 प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं भाई 60, और उसकी शिफ्ट में 3 प्रश्न अयोग्य करार दे दिए जाते हैं, गलत दे दिया जाता है, कितने बच्चे सही 97। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे इसका जो रहा है 61.85, 2 से भी कम अंक बढ़े 3 गलत प्रश्न होने की, क्योंकि इनका जो परसेंट था वो 60% अंक होने पहले अर्जित करे थे। अगर यही 80% होता तो उसके और अच्छे अंक मतलब बढ़ जाते। तो इसका मतलब यह है कि यह आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि एक गलत प्रश्न का 1 अंक आपको मिलता है। वो कैसे तय होता है, इस सूत्र के हिसाब से तय होता है। 2 चीज़ें आपकी क्लियर हुई। अब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं कि किस नियम के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो देखिए दोस्तों, ये व्यापम में अधिक से अधिक 5-6 अंकों का ही अंतर होता है, या तो प्लस हो जाते हैं या माइनस हो जाते हैं। रेलवे में जब देखते हैं तो कई बार 20-20 प्रश्न प्लस माइनस हो जाते हैं, 20-20 अंक। तो इसका कारण क्या होता है कि व्यापम में एमपी पुलिस में माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो इसके आधार पर हमें ये जरूरी नहीं होता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपने सही प्रश्न कितने किए। आमतौर पर सभी छात्र 100 प्रश्न ही अटेम्प्ट करके आते हैं, चाहे तुक्का लगाएं। 100 में 100 आते तो किसी को नहीं, तुक्का सभी लगाते हैं, कितनी बड़े विद्वान बने रहे, तुक्का भी लगाते हैं, लेकिन अटेम्प्ट आमतौर पर सभी 100 ही करते हैं। तो इसके लिए जो सूत्र है व्यापम की तरफ से, व्यापम की वेबसाइट पर डाला है, जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उसमें भी लिखा था, वो सूत्र ये है। सूत्र में क्या है कि MIJ बराबर MGT माइनस MQG बटे MTI माइनस MIG इंटू MIJ माइनस MIG प्लस MGQ। तो ये एक अलग तरीके का सूत्र दे रखा है, इसका समझना बहुत टेढ़ी खीर हो सकती है। मैंने इसको थोड़ा आसान शब्दों में लिखा है, कुछ इस तरीके से, M बराबर और ये सब पूरी प्रक्रिया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें किसका क्या उपयोग है। सबसे पहले जो M है, इसका मतलब यह है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अंक, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके अंक कितने होंगे वो हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ये तो ठीक है। अब देखिए ए लिखा है, तो सभी पालियों, ए जो है इसका मतलब यह हुआ कि सभी पालियों में ऊपर के 0.1% अभ्यर्थियों के अंकों का औसत, जो शुरुआत के 0.1% अभ्यर्थी हैं, 0.1, इसका मतलब हुआ कि 1000 में 1, उन अभ्यर्थियों के अंकों का औसत क्या रहा जो टॉप स्कोरर हैं।
और बी का मतलब ये होता है कि सभी पालियों के सभी अभ्यर्थियों के औसत और मानक विचलन का योग। सभी पालियों के सभी अभ्यर्थियों के औसत और मानक विचलन का योग, दूसरी चीज ये होती है। तीसरी चीज ये होती है कि जो सी है, तो सी का मतलब ये होता है कि भैया आपकी पाली के ऊपर के 0.1% अभ्यर्थियों के अंकों का औसत। यहाँ सिर्फ आपकी पाली में, जैसे किसी का 25 को हुआ, किसी का 24 को हुआ, किसी को 23 का हुआ, 23 को हुआ, तो जब भी आपका एग्जाम हुआ किस पाली में हुआ, प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में, तो आपकी पाली के जो टॉप 0.1% अभ्यर्थी हैं उनका क्या औसत रहा है। इसके बाद देखिए जो डी है, इस डी का मतलब ये होता है कि आपकी पाली के सभी अभ्यर्थियों का औसत और मानक विचलन का योग। इस डी का मतलब ये माना है कि आपकी पाली के सभी अभ्यर्थियों का औसत और मानक विचलन का योग। और ओ का मतलब यह है कि आपके अंक, हमारे कितने अंक हमने प्राप्त किए थे वो, उसके आधार पर हम नॉर्मलाइजेशन अंक निकाल सकते हैं। अब आपके मन में अगर ये डाउट है कि आपके अंक बढ़ेंगे या घटेंगे, तो इस चिंता से आप बिल्कुल दूर रहिए। किसी भी प्रकार से इस चिंता को अपने दिमाग पर नहीं लीजिए, क्योंकि ना तो आपको अपनी पाली के लोगों के औसत अंक पता है, ना टॉप लोगों के अंक पता है, ना आपको ये पता है कि अभ्यर्थी कितने थे, पता ही नहीं है ना आपको। ये तो रिकॉर्ड उनके पास है, वो जानते होंगे। तो आपके अंक बढ़ेंगे या घटेंगे कोई नहीं कह सकता। फिर आपसे वही कहता हूँ, किसी भी प्रकार की टेंशन आप बिल्कुल अपने मन में नहीं पालिए कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है। सूत्र ये है, कहाँ क्या माना जाता है वो मैंने आपको बताया। गलत अंक कैसे, गलत प्रश्नों को कैसे हटाया जाता है, कैसे उनके अंक तय किए जाते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। बस यही आधार है, इसके अलावा आप किसी भी प्रकार से चिंतित मत होइए। अगर आपके अच्छे अंक हैं, मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, अगर आपको लगता है कि आपके उसके आसपास अंक हैं तो फिजिकल की तैयारी दोस्त शुरू कर दीजिए। धन्यवाद प्यारे साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में बताएं, और कोई कमी है तो वो भी कमेंट में बताएं, जिससे कि हम उसे सुधार कर सकें।